देखो ये तुम्हारी कृतिका है। कृतिका कक्षा 9 की हिंदी की पूरक पुस्तक है। पूरक मतलब जिससे जो क्षितिज चलती है उसको पूरा करने के लिए लिखी गई। इसमें कुछ दूसरे तरह के वो रखे गए हैं। तुमको जो क्षितिज पढ़ाया जाएगा, क्षितिज पुस्तक पढ़ाई जाएगी, उसमें तुम्हें भाषा से संबंधित ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन जो ये कृतिका है इसमें तुम्हें साहित्य से ज़्यादा जानकारी होगी। साहित्य की विधाएं कौन कौन सी हैं, और ये बच्चों के अंदर रुचि पैदा करने के लिए है। पढ़ाई जो हमने मान लिया कि अच्छे अंक पाना है, तो उसका एक उद्देश्य, एक फैक्टर है कि हम उसे नंबर पाने के बहाने ही पढ़ेंगे। लेकिन अब उद्देश्य बदलता जा रहा है, लोग नंबर पाने के लिए पढ़ रहे हैं, अंक पाने के लिए। लेकिन जो अभिरुचियां हैं, अपनी अपनी रुचियां होती हैं। किसी को खेल में रुचि है, किसी को साहित्य में रुचि है, किसी को संगीत में रुचि है। तो जिसकी जैसी अभिरुचियां हैं उसको ऐसा मैटर तो पढ़ाई के पाठ्यक्रम में मिलना चाहिए ना। तो ये जो कृतिका तैयार की गई है पाठ्य पुस्तक, इसमें तरह तरह की विधाएं हैं जिससे तुम्हें बच्चों में वो पैदा होगी, रुचि पैदा होगी, साहित्य के प्रति लगाव पैदा होगा और पढ़ने की लालसा बढ़ेगी और पढ़ने की गति भी तेज होगी, स्पीड। इसलिए कृतिका को पूरक पुस्तक के रूप में लिखा गया है। ये तो हुई भूमिका। अब इसका पहला पाठ जो है वो है इस जल प्रलय में। इस जल प्रलय में, इस जल प्रलय में एक पुस्तक है फणीश्वरनाथ रेणु जी की लिखी हुई, ऋण जल धन जल। ऋण जल और धन जल नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उसी से एक अंश लिया गया है, रिपोर्टाज विधा में लिखा गया। रिपोर्टाज रिपोर्ट से बना हुआ है, जो एक रिपोर्टिंग की तरह, रिपोर्टर की तरह कोई लिख देता किसी घटना को, रिपोर्ट राइटर। हाँ, रिपोर्ट राइटर की तरह। तो उस विधा को साहित्य में रिपोर्टाज कहते हैं। समझ गए? इस पाठ में उन्होंने सन 1975 की घटना की प्रलयंकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है। किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले अगर हम उसकी थीम को समझ लेते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा रोचक हो जाता है और सहज हो जाता है, जल्दी जान लेते हैं हम उसके बारे में। तो जो इस जल प्रलय में रिपोर्टाज की विधा का थोड़ा अंश, एक घटना का वर्णन है। फणीश्वरनाथ रेणु जी आंचलिक उपन्यासों के लिए माने जाते हैं कि जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है उनका प्रयोग उन्होंने बहुत अच्छा किया है और इससे रोचकता भी बढ़ जाती है पाठ में, अच्छा लगता है पढ़ना। जो उनकी पूर्वांचल की भाषा है, वो बिहार के रहने वाले थे, तो उन्होंने जो देखा उसको वैसा ही हूबहू वर्णन किया। और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत चीज़ें लिखी हैं उस समय की, और उस समय की हमें जानकारी मिल जाती है, साहित्य के बारे में, इतिहास में पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने 1975 की घटना को प्रलयंकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है, जिसके वे स्वयं भुक्तभोगी रहे। उस कठिन आपदा के समय की मानवीय विवशता और यातना को रेणु ने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। उन्होंने ऋण जल धन जल पुस्तक में कुत्ते की आवाज़ शीर्षक से पटना की बाढ़ का जो वर्णन किया है, उसे जाबिर हुसैन ने संपादित कर साक्ष्य पत्रिका के नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय में शीर्षक से संकलित किया है। प्रस्तुत पाठ वहीं से लिया गया है। तो हम पढ़ते हैं इस जल प्रलय में इस पाठ को। जैसे अभी कोविड आया था अपने यहाँ, तो वो भी बहुत बड़ी विभीषिका थी। हम कोविड को अपनी आंखों से देखे, लोगों को परेशान होते हुए देखे, जो रूल रेगुलेशन थे उसको हमने फॉलो किया, बहुत दिनों तक घरों में बंद रहे। तो
वो हमारे समय की विभीषिका थी। और जो लेखक ने बाढ़ की विभीषिका का वर्णन किया वो लेखक के समय की थी। अगर अब वो मेरे समय में या मेरे समाज में वैसी विभीषिका नहीं तो हम पढ़ के उसको आनंद ले सकते हैं। तो अब सुनो, मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह माने शरण लेते हैं। इनका गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल जब बाढ़ आती है तो लोग परेशान होते हैं। और किस किस नदियों से परेशान होते हैं? कोसी, पनार, महानंदा और गंगा। कोसी, पनार, महानंदा और गंगा, 4 नदियों से बाढ़ पीड़ित लोग इनके गांव में आकर शरण लेते हैं। अब तो सरकार ने बहुत जगहों पर शरणालय बना दिया है, शरणार्थी भवन बनाया है कि बाढ़ से पीड़ित लोग आके उसमें रह लें। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज लगाते हैं। सावन भादों हिंदी के महीने हैं। अंग्रेजी में हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक जानते हैं महीनों को, और हिंदी में चैत से लेकर फागुन तक 12 महीने होते हैं। तो सावन भादों हमारे यहाँ बरसात का मौसम होता है और भयंकर बारिश का मौसम, मूसलाधार बारिश जब होती है तो उसका मौसम होता है। और उस मौसम में जहाँ गाय, बैल, भैंस, बकरियों के झुंड दिखाई पड़ जाए कि परती माने जो जमीन जोती बोई ना गई हो उसको हम परती कहते हैं, जिस पे परत जम गई हो वो है परती। और उसको देख के ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बाढ़ आ गई है। लोग बाढ़ के किनारे बसने वाले लोग, नदियों के किनारे बसने वाले लोग मैदानी भाग में आ गए हैं। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। भाई जिसके पास आसपास नदी नहीं है, नहर नहीं है, स्विमिंग पूल तब बनते नहीं थे, तो वो कैसे जानेगा कि तैरना कैसे सीखेगा? और जहाँ नदियाँ होती हैं, नदियों के किनारे बसे हुए लोग और उनके बच्चे तैरना जान जाते हैं, वो उनकी आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। तो इनके यहाँ नदी थी नहीं, ये पर मैदानी भाग के थे, तराई भाग के थे नहीं। लिखते हैं किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात देखो, साहित्य पढ़ने का मतलब विराम चिन्हों का जो प्रयोग किया गया है उसमें वही अंदाज आ जाए पढ़ने में, तब मज़ा आता है। अब जब पढ़ो तो लगे कि वो राइटर बोल रहा है, लेखक तुम्हारे सामने अपनी बात कह रहा है। इस तरह से अगर लेखक लिख दिया और पाठक पढ़ लिया तो दोनों के भाव एक दूसरे में मिल जाते हैं, तभी मिल भी पाते हैं। तो रेणु जी कह रहे हैं कि 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक जब इन्होंने लिखा इसको, तो उसके 1 साल पहले तक इन्होंने काम किया। और कितने साल के थे तब? 10 साल के थे। तो इन्होंने लिखा कि हम 10 साल की उम्र से पिछली साल तक क्या क्या करते रहे हैं। बॉय स्काउट रहे, स्वयंसेवक रहे, राजनीतिक कार्यकर्ता रहे, राजनीति में भी इनका इंटरफेयर था, अथवा रिलीफ वर्कर, समाज सेवी की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात पूछो ना भाई। हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर, हाई स्कूल में बाढ़ पर इन्होंने लिखा था लेख, प्रथम पुरस्कार पाए उस समय। तो कह रहे हैं कि हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। धर्मयुग उस समय पत्रिका छपती थी,
तो उसमें इन्होंने लिखा कथा दशक, एक पोर्शन होता था कथा दशक, उसमें इन्होंने अपने बाढ़ की पुरानी कहानी को लिखा था और उसको अब किसमें लिख रहे हैं, ऋणजल धनजल में, और वहाँ से लेकर के इसको तुम्हारे पाठ्यक्रम में लिख दिया गया है कि तुम भी मजा लो। जय गंगा 1947 में लिखा इन्होंने, डायन कोसी 1948 में, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। बहुत लिखा इन्होंने बाढ़ पे, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। जिन घटनाओं को हम दूर से देखते हैं तो हमें उसका अनुभव नहीं होता, लेकिन जिसके हम भुक्तभोगी होते हैं, जिन घटनाओं के या जिन आपदाओं के भोगी होते हैं कि बाढ़ आई, अब मेरे घर में पानी भर गया, ऐसे होता है जहाँ बाढ़ आती है, पानी आ रहा है, बढ़ रहा है, नदी बढ़ रही है, इसी ओर आ रही है, पानी आ रहा है, अब लोग अपने अब सामान कहाँ रखें, अपनी जान लेकर के कहाँ जाएं, तो उसके लिए वो अपनी व्यवस्था करते हैं, पहले से वो अभ्यस्त होते हैं उसके कि बाढ़ आएगी तो हम अपना बचाव कैसे करेंगे। लेकिन जिसने बाढ़ को देखा नहीं है वो क्या जानेगा कि बाढ़ से बचाव कैसे किया जाता है। तो वही इन्होंने कहा कि गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने मतलब पानी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। भसने मतलब धंसने, मिट्टी कट जाती है, बैठ जाती है, कभी पूरे पूरे मकान जमींदोज हो जाते हैं, एकदम ज़मीन में धराशायी जिसको कहते हैं, वो अनुभव इनको नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि, अविराम माने बिना विराम के, उपसर्ग है, विराम माने रुकना, तो अविराम बिना रुके हुए, वृष्टि माने बरसात, वृष्टि बारिश का शुद्ध तत्सम रूप है, उसी से अल्प वृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और ओलावृष्टि जैसे शब्दों का निर्माण हुआ वृष्टि से। वृष्टि में उपसर्ग जोड़ दिया गया अति, तो जान लो अतिवृष्टि बहुत बरसात, अनावृष्टि सूखा पड़ गया, अल्पवृष्टि थोड़ी बरसात, ओलावृष्टि जो ओले गिरते हैं, हाँ, तो वृष्टि मीन्स बरसात। वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी, पुनपुन नदी होगी या ना, पुनपुन नदी है वहाँ की, पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। जो वहाँ के गांव कॉलोनियाँ थी वहाँ तक पानी आ गया। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। जो शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं, वहाँ के नदियों के किनारे वाले गांव कॉलोनियों में पानी आ जाते हैं, मोहल्लों में पानी आ जाता है। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। छाती भर मतलब हमारी नाक के नीचे तक पानी आ गया। अगर नाक में घुस गया तो हम डूब जाएंगे, हाँ, इतना पानी। तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। कंपोज की गोलियां क्या होता है? कंपोज की गोलियां दवा है। ईंधन, उस समय गैस तो थी नहीं, लकड़ी, कंडा, उपला जो भी होता था, कोयला जो भी था, उसकी व्यवस्था कि अगर पानी भर गया तो हम बाहर नहीं जा सकते इसको लेने। सब्जी के लिए आलू, मोमबत्ती, कैंडल जिसको तुम कहते हो, दिया सलाई है माचिस, अच्छा, हाँ,
दिया सलाई, दिया माने दीपक, और सलाई वो जो स्टिक होती है उसको सलाई कहा जाता है, और अब इंग्लिश में उसी सलाई को स्टिक कहा जाने लगा, स्टिक। तो दिया सलाई। और पीने का पानी नल, कुओं में, नलों में सब गंदा आने लगता है जब बाढ़ आ जाती है, तो पीने का पानी भी स्टोर करना पड़ता है। हम रेणु जी हमें ये भी सिखा रहे हैं साथ साथ कि बाढ़ कहीं आती है तो वहाँ के लोगों को क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। मान लो मेरे यहाँ बाढ़ नहीं आ रही, लेकिन अगले किसी के यहाँ आ रही, मेरे मित्र के यहाँ आ रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा उसमें